हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं कक्षा 4 गणित का जादू चैप्टर 3 भोपाल की सर। इस पाठ में जोड़, घटाना, गुणा, भाग की बहुत अच्छी संक्रियाएं हैं। उसके साथ ही दूरी और समय और कुछ माप का पैमाना, किलोमीटर, मीटर और इस तरह से हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं भोपाल की सैर। आज सुगंधा बहुत खुश है। उसके स्कूल के सभी बच्चे अध्यापकों के साथ भोपाल घूमने जा रहे हैं। मीनाक्षी मैडम और राकेश सर बात कर रहे हैं कि कुल कितनी बसें चाहिए। मीनाक्षी मैडम: हमें 4 बसें चाहिए। राकेश सर: मुझे लगता है कि 5 की जरूरत पड़ेगी। मीनाक्षी मैम: हर बस में 50 सीटें हैं। राकेश सर: पहले पता कर लें कि कितने बच्चे जा रहे हैं। देखिए, ये है कक्षाएं। कक्षा 1 के 33 बच्चे जा रहे हैं, 2 के 32 जा रहे हैं, 3 के 42 जा रहे हैं, 4 के 50 जा रहे हैं और 5 के 53 बच्चे जा रहे हैं। तो हम टोटल देखेंगे कितने बच्चे जा रहे हैं, इसको जोड़ के देखिए आप लोग। तो कुल 210 बच्चे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा तो कुल मिलाकर 210 बच्चे जा रहे हैं। अगर उन्हें 4 बसें मिलती हैं तो कितने बच्चे बैठ पाएंगे? 50 का गुणा करेंगे हम 4 से, तो 4 0 का 0, 4 5 20, तो 200 बच्चे। क्योंकि एक बस में 50 बच्चे बैठते हैं तो 200 बच्चे 4 बसों में बैठेंगे। क्या कोई बच्चा बैठने से रह गया? हाँ, देखिए 210 बच्चे थे, 200 बच्चे बैठ गए तो कितने बच्चे रह गए? 210 में से 200 घटाया तो 10 बच्चे। 10 बच्चे ऐसे हैं जो जिनको सीट नहीं मिली है। थोड़े से बच्चों के लिए हम एक और बस नहीं मंगवा सकते? तो ये कह रही है मैडम, हम मिलजुल कर बैठ जाएंगे। बसों के इंतजार में साहिबा बार बार लाइन से बाहर निकलकर देख रही थी कि अगर बस आ रही है या नहीं। अचानक वह जोर से चिल्लाई, अरे मुझे बस दिखाई दे गई है, भागो, खिड़की वाली सीट पर कब्जा करो। दूसरे बच्चे भी जोश में आकर उछल कूद करने लगे, लेकिन रुको, यह क्या, ये बसें तो बहुत छोटी हैं। बहस शुरू हो गई। हमने तुम्हें बड़ी बसें लाने को कहा था। तो ये बस वाले देखो क्या कह रहे हैं, हमारे पास ज्यादा बड़ी बसें नहीं थी, इसलिए हम बहुत सारी छोटी बसें ले आए हैं। हर छोटी बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं। देखिए 35 बच्चे एक बस में बैठ सकते हैं। सभी बच्चों के बैठने के लिए कितनी छोटी बसों की जरूरत होगी? तो देखिए बच्चे हैं 210 और एक बस में बैठते हैं 35 बच्चे, तो हम 35 से डिवाइड करेंगे 210 को, 35 से भाग देंगे 210। देखिए 35, इसका हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 21 का बोलेंगे तो 3 7 21 होता है। तो 7 बार नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ आगे 5 है, यहाँ 0 है, तो हम 6 बार देखेंगे। 6 5 30 का 0, कैरी ऑन 3 और 6 3 18 और 3 21। देखिए 6, इसका मतलब एक बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं, तो हमें कितनी बस चाहिए? 6 बसें चाहिए। इसको करने का एक और आसान तरीका अगर आपको आ सकता है तो इस तरह से करिए। इसको भाग देने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको बटे 35 करिए। अब देखिए कौन सी संख्या जिसका भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो देखिए क्योंकि इसकी इकाई में 0, इसकी इकाई में 5 है, तो 5 का भाग जा रहा है, 5 का 35 और 5 चौको 20 हुआ। देखिए अब यहाँ पे 20 हो गया, तो यहाँ पे 21 है तो एक बचा, तो एक जो है 0 के साथ मिला तो 0 10 हो गया, तो 5 जोड़े 10, 42 आ गया। फिर देखिए 7 एकम 7 और 7 छका 42, तो 6 बटे 1 का मतलब हुआ केवल 6, तो 6 बसें चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे 6 बसें। ठीक, चलते। यहां पर देखिए चलो जल्दी करो, पहले ही 9 बजे बज चुके हैं। अब ये टाइम आपको याद रखना है। अब देखिए कितने बजे यात्रा शुरू कर रहे हैं? 9 बजे यात्रा शुरू हुई। जैसे ही बसों ने चलना शुरू किया, बच्चे खुशी से उछलने लगे और जोर जोर से गाने लगे। कुछ बच्चे बाहर के हरे मैदान और पहाड़ों के नजारे का मजा ले रहे थे। इंदिरा: हम भोपाल कब पहुंचेंगे? आशा मैडम: अगर हम रास्ते में कहीं न रुके तो हमें 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। तो लगभग बजे, तो अब हिसाब लगाइए, 9 बजे यहां से चले, 2 घंटे बाद ये भोपाल पहुंचेंगे, तो कितने बजे पहुंचेंगे? तो 9 में हम क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे।
तो ये पहुंचेंगे 11 बजे, तो यहाँ पे लिखते हैं 11 बजे। ठीक है, आगे मंजीत कह रहा है बहुत दूर है क्या? भीमसेन सर लगभग 70 किलोमीटर दूर है। अब ये भी हिसाब आपने रखना है कि ये 2 घंटे में 70 किलोमीटर बस जाएगी। रूबी क्या हम रास्ते में कहीं रुकेंगे? राकेश सर शायद भीमबेटका, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर। अगर वे भीमबेटका जाएं तो वे वहां पहुंचेंगे 10 बजे से पहले, 10 और 11 बजे के बीच और 11 बजे के बाद। तो हमने हिसाब लगाना है क्योंकि वहां से दूर है 70 किलोमीटर भोपाल। अब बस को लग रहे हैं 2 घंटे, यानी 2 घंटे में जा रही है 70 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 70 में हम 2 का बढ़ा देंगे, 2 से काटो 70 तो 35, तो 1 घंटे में जा रही है 35 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये यहाँ 50 किलोमीटर दूर है, तो इसको 1 घंटे से कुछ मिनट ज्यादा लगेंगे। तो ये 9 बजे चल रहे हैं, तो ये 10 बजे के बाद पहुंचेंगे और 11 बजे से पहले पहुंचेंगे। तो इसका उत्तर होगा 10 और 11 बजे के बीच। जब वे सब बातें कर रहे थे, बहादुर चिल्लाया, वाह नर्मदा नदी! सभी खिड़की से बाहर देखने लगे। रूबी, अरे कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है, चलो अंदाजा लगाएं कितनी चौड़ी होगी। गोपी, और 100 मीटर नहीं, और भी ज्यादा, पता नहीं कितनी। देखिए गोपी अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। विक्टोरिया कह रही है यह जरूर ही आधा किलोमीटर से ज्यादा होगी। देखिए आधा किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आधा किलोमीटर में 500 मीटर। आशा मैडम देखो यहाँ लिखा है यह पुल 756.82 मीटर लंबा है, इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नर्मदा नदी लगभग 500 मीटर चौड़ी होगी। क्योंकि पुल जो है नदी से थोड़ा बाहर की तरफ होता है, दोनों तरफ, तो पुल की लंबाई 756.82 मीटर है। तो उन्होंने कहा कि लगभग नर्मदा नदी 500 मीटर चौड़ी होगी। क्या विक्टोरिया सही थी? देखिए विक्टोरिया बिल्कुल सही थी। विक्टोरिया ने आधा किलोमीटर कहा था, तो आधा किलोमीटर बराबर 500 मीटर ही होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आधा किलोमीटर में 500 मीटर। सदफ, मैं तो सोच भी नहीं सकता 500 मीटर। आशा मैडम देखो हमारी बस लगभग 5 मीटर लंबी है, सोचो इस पुल पर एक के पीछे एक बसें, कितनी बसें खड़ी हो सकती हैं। अब हमने देखना है कि यहाँ एक बस की लंबाई 5 मीटर है, तो 7 पुल पे खड़ी होने बसों ने अगर एक के पीछे एक चिपक के खड़ी हो जाए, तो हम 756 में 5 को डिवाइड करो, 756 के 5-5 टुकड़े, 5-5 मीटर के टुकड़े करने, यानी 5 का भाग 756 में दीजिए। दशमलव में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 मीटर से कम है। दशमलव के आगे वाला हिस्सा जो होता है 1 से कम होता है, और यहाँ बस को खड़ी होने के लिए कम से कम 5 मीटर चाहिए, तो इसलिए हम सीधा 756 को 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए 5 से हमने डिवाइड किया इसको, तो 5 से कम 5, यहाँ 2 बचा, 25 हुआ, 5 पंजे 25 और फिर 6 उतरा, तो 5 से कम 5, 1 बच गया। तो इसका मतलब 1 मीटर जगह बच गई, लेकिन 1 मीटर में एक बस तो खड़ी हो नहीं सकती, तो यहाँ 151 बसें खड़ी हो सकती हैं इस पुल पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 151 बसें। क्या तुमने कभी किसी लंबे पुल को पार किया है? वह लगभग कितने मीटर लंबा होगा? अगर आप लोगों ने कोई लंबा पुल पार किया है तो कितने मीटर किया, ये आप लोग खुद लिखेंगे। अगर मैंने तो 800 मीटर लंबा पुल पार किया था, मैं तो 800 मीटर। ठीक है, फिर सभी बच्चे पुल से नीचे झांकते हुए नदी को देखने लगे। राकेश, अब पानी का स्तर काफी नीचा है, यह पुल से लगभग 40 मीटर नीचे होगा। आशा मैडम, लेकिन मैंने इस पानी को बरसात में देखा है, तब यह बहुत ऊपर तक आ गया था, तब तो यह पुल से लगभग 15 मीटर नीचे था। देखिए बरसात में पानी का वो तल 15 मीटर नीचे था, और जब बरसात नहीं थी तब 40 मीटर नीचे था। तो प्रश्न है नर्मदा के पानी के स्तर में बरसात वाले मौसम और अब के मौसम के बीच का अंतर, कितना अंतर है? तो देखिए पहले तो 40 मीटर था, तो हमने ऊपर 40 लिखा है, अब 15 मीटर नीचे है, तो 40 में से 15 कम कर दो, तो ये बचा 25 मीटर। तो इसका मतलब 25 मीटर का अंतर है।
बरसात में लेवल 25 मीटर ऊपर हो जाता है और जब बिना बारिश नहीं होती है तो लेवल पानी का 25 मीटर नीचे चला जाता है। बच्चे नदी के बारे में थोड़ी देर तक बातें करते रहे। अचानक एक झटके के साथ बस रुकी। ओह, पेट्रोल पंप, 2 बसों में डीजल डलवाना होगा। सभी बसें एक लाइन में खड़ी हो गई। बच्चे खिड़की से गर्दन बाहर निकाल कर देखने लगे कि डीजल कैसे भरा जाता है। कुछ बच्चे नीचे उतर आए ताकि वे पास से देख सकें। हर एक बस में डीजल भरने में 15 मिनट लगते हैं। देखिए, एक बस को डीजल भरने में 15 मिनट का समय लगा। 2 बसों में डीजल भरवाना है, इसलिए वे लोग वहां लगभग मिनट रुकेंगे। तो क्योंकि 2 बसों में भरवाना है तो एक बस का 15 मिनट लगा, तो 2 बस का 15 को 2 से गुणा कर दो तो ये 30 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 30 मिनट। ठीक है, इसका मतलब है कि उन्हें पहुंचने में मिनट की देरी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जहां वो जाना चाह रहे हैं, अगर 30 मिनट यहाँ रुक गए तो कितने देरी होगी, तो 30 ही मिनट की देरी होगी। ठीक है ना, जहां वो जा रहे हैं क्योंकि 30 मिनट यहाँ रुक गए तो 30 मिनट की देरी हो जाएगी उनको। देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं, अरे इसका पेट इतना बड़ा है, यह तो पहले ही 100 लीटर ले चुका है। दूसरा बच्चा कह रहे हैं इसलिए हमें डीजल के लिए 3,500 रुपए देने पड़ेंगे। देखिए 100 लीटर भरा गया गाड़ी में और इन्होंने दिए 3,500 रुपए। ठीक है ना, तो चित्र में देखो 1 लीटर डीजल की कीमत मालूम करो। तो चलिए हम चित्र में देखते हैं। देखिए चित्र में दिखाया गया है 100 लीटर पेट्रोल और रुपए पड़े 3,500। तो 1 लीटर के दाम कैसे मालूम होंगे, जब हम 100 लीटर से डिवाइड करेंगे 3,500। तो चलिए 100 से भाग देते हैं 3500 में। तो हमने लिखा 100 का भाग दिया 3,500 में। अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए इसमें 3 अंक हैं तो हम यहाँ 1 2 3 अंकों में भाग देंगे। तो देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 350 है, इसको मतलब भाग जा रहा है तो 100 3 300। देखिए 50 बच गया, आगे एक शून्य उतरा तो 100 5 500। इसका मतलब ये हुआ कि 500 रुपए प्रति लीटर दाम है डीजल के। देखिए इसको भाग देने का और अच्छा तरीका है, आप लोग ऐसे सीखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 3,500 में 100 का भाग देना तो बटा 100 कर दीजिए। अब देखिए जितने जीरो नीचे के करते हैं उतने जीरो ऊपर के करते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने से हमने नीचे डिवाइड किया उतने से ही, माना हमने 100 से नीचे डिवाइड किया तो 100 से डिवाइड करने में इसके 2 जीरो गायब। यहाँ भी 100 से डिवाइड करने में 2 जीरो गायब हो जाएंगे, यानी 2 जीरो नीचे के कटे, हर के तो 2 जीरो अंश के कटे तो 35/1। इसका मतलब 35 मान हो गया, 35 रुपए प्रति लीटर आ गया। ठीक है, जब बसों में डीजल भरा जा रहा था, कुछ बच्चे पेट्रोल पंप के पास के शौचालय चले गए। अमन को शौचालय के बाहर आने में कितना समय लगा, क्योंकि यहाँ लिखा है, देखिए अमन को खाली पेट होने में उतना ही समय लगा जितना एक बस में डीजल भरवाने में। तो क्योंकि एक बस में डीजल भरवाने में कितना समय लगा था, 15 मिनट, तो इसका मतलब अमन को भी 15 मिनट ही लगे। 15 मिनट। देखिए भीमबेटका की ओर। बसों में डीजल भरवाने के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। अब बच्चों को यह बताया गया कि वे पहले भीमबेटका रुकेंगे। अब ये क्रम भी आपने याद रखना है। सबसे पहले बच्चे 9 बजे वहां से चले थे, फिर नर्मदा नदी उन्होंने देखी, उसके बाद उन्होंने गाड़ी में तेल भरवाया, गाड़ी बसों में, उसके बाद वो भीमबेटका की ओर चले। यह बच्चों को यह बताया गया कि पहले वे भीमबेटका रुकेंगे। अंजन, भीमबेटका क्या है? रैना मैडम, यह एक जगह है जहां बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफाओं में चित्रकारी की गई है जिन्हें 10,000 साल पहले बनाया गया था। 10,000 वर्ष। सुमोन तो कह रहा है 10,000 साल। मैं तो 1,000 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। गोपी, ओह 1,000 साल तो बहुत होते हैं, मैं तो 100 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। तो गौरी कह रही है मैं तो 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की दादी माँ 100 साल की हैं। मंजीत,
इसका मतलब ये गुफाएं लगभग 100 परदादी माँ जितनी पुरानी है। देखिए इसने बहुत अच्छा अंदाजा लगाया है, क्योंकि इनकी दादी 100 साल की हैं। एक दादी 100 साल की है, 100 परदादी कितने साल की होंगी? गुणा 100। 100 गुणा 100 कितना होता है? किसी संख्या को हम आपस में जब गुणा करते हैं तो देखिए एक एक का गुणा करेंगे, एक एक को एक, 1 1 जब 1 और 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके हो जाएंगे 4 जीरो। तो देखिए 10,000 हो गए। तो ये 100 परदादी के बराबर। इसका मतलब 10, एक दादी अगर 100 साल की है तो 100 दादियां 10,000 साल की हो जाएंगी। जो अगर इनको एक क्रम से जोड़े तो सभी जोर जोर से हंस पड़े, हा हा हा। बच्चे गुफाओं में की गई चित्रकारी को देखना चाहते थे। लगभग 11 बजे हुए भीमबेटका पहुंचे। अब ये भी आपने याद रखना है कि भीमबेटका कितने बजे पहुंचे, क्योंकि आगे इसी पे सवाल आने वाले हैं। देखिए ये बच्चा कह रहा है कमाल है, 10,000 साल पहले भी वे इतनी अच्छी चित्रकारी कर सकते थे, वो भी चट्टानों पर। अरे ये चट्टानें हजारों साल पुरानी हैं। देखिए चट्टानों पे चित्रकारी की हुई है, चित्र बना रखे हैं जानवरों के बहुत सारे। देखिए शंकर कह रहा है इस चित्र में बहुत बड़े बड़े सांड बने हैं। अरे मुझे एक बात सूझी है, इन चित्रों में मैं सांडों को गिनता हूँ और तुम हिरणों को गिनो। बोनोमाला कह रही है मैं लोगों को गिनती हूँ, देखते हैं कौन ज्यादा है, सांड, हिरण या लोग। तो देखिए सांड गिन रहा है 34, 35, 36, 37। मैंने 37 सांड गिने, 37 सांड गिन लिए। ठीक है। देखिए ये 112, 113, 114, मैंने 117, 117 हिरन गिने। हिरन वाले ने 117 हिरन गिने और उन्होंने 37 सांड। यहाँ पर सांड से हिरन कितने ज्यादा हैं? तो देखिए क्योंकि हिरन है 117, तो हम क्या करेंगे 117 में से 37 कटा देंगे। देखिए 0 और ये 8 हो गए, तो यहाँ पे 80 ज्यादा है। 80 हिरन ज्यादा हैं, लेकिन बोनोमाला सबसे ज्यादा खुश थे क्योंकि लोगों की संख्या सांडों और हिरणों की संख्या दोनों को मिलाकर उससे ज्यादा थी, लेकिन उसकी गिनती 200 से कम थी। उसने गिना तो उनकी संख्या जो है इन दोनों से ज्यादा थी, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए? देखिए 117 और 37, 7 7 14 हो गए। इनको हम जोड़ेंगे, 3 और 1 4 1 5, 154 हो गए। हिरन और सांड मिला के हो गए 154। अब जो आदमियों की संख्या थी वो 154 से ज्यादा थी, लेकिन 200 से कम थी। यहाँ पे दिमाग से सोचिए, 154 से ज्यादा थी और 200 से कम थी। तो यहाँ पे आपने बताना है उसने कितने लोगों को गिना होगा। तो 214 तो गिन, क्योंकि वो 200 से कम थी तो इसका मतलब गलत है। 154, तो 154 तो ये दोनों थी, लेकिन इससे ज्यादा थी इसलिए ये भी गलत है। 134 तो इससे 154 से कम है तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब वो आदमियों की संख्या थी 177 या 177। ये सही उत्तर है, क्योंकि ये जितने हिरन और सांड थे उनकी उनसे ज्यादा है और 200 से कम है, इसलिए सही उत्तर 177। गाइड ने बताया कि यहाँ कुल मिलाकर 600 गुफा चित्र हैं। अब भीमबेटका से चढ़ने का समय हो गया था। वे वहां लगभग 1 घंटा बिता चुके थे। भीमबेटका में 1 घंटा बिता चुके थे। कितने बजे होंगे? तो कितने बजे वो भीमबेटका पहुंचे थे? तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वो 9 बजे चले थे। देखिए 9 बजे वो चले थे। भीमबेटका आने में उनको 1 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा था। तो यानी 10 बजे के बाद उन्होंने भीमबेटका पहुंचना था, लेकिन वो बीच में आधा घंटे वहां पे रुके। तो लगभग 11 बजे करीब ये भीमबेटका पहुंचे होंगे। अब 1 घंटा इन्होंने यहाँ भीमबेटका में बिता दिया, तो अब बजे होंगे 12। कितने बज चुके होंगे? तो 12। आखिरकार अब वे भोपाल की ओर चल पड़े। अब उन्हें वहां 1 घंटे से भी कम समय में लगभग बजे पहुंच जाना चाहिए। तो लगभग 1 घंटे से कम समय में पहुंचेंगे तो कितने बजे पहुंचेंगे? तो लगभग 1 बजे से पहले पहुंचेंगे, लेकिन हम यहाँ पे 1 ही बजे लिख देते हैं। 1 बजे को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 बजे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। 12 बजे को जो सही लिखने का तरीका है वो ये है भाई, 12 बजे इस तरह से लिखा जाता है, 12 और इसके आगे 2 बिंदु और ऐसा 12 बजे। ठीक है, इसको ऐसा लिख के रख दिया ऊपर।
ये समय का लिखने का तरीका ही यही होता है। अब देखिए 12 बजे के बाद इनका समय हो गया भोजन का, ठीक है ना। बच्चों को अब तक भूख लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने अपने खाने के डिब्बे खोल दिए। बिस्कुट, संतरे और केले भी सभी बसों में बांटे गए। हर एक बच्चे को एक संतरा, एक केला और 5 बिस्कुट दिए गए। इनको याद रखिए, एक केला, एक संतरा, एक केला और 5 बिस्कुट एक बच्चे को मिले हैं। सभी बच्चों ने संतरे और बिस्कुट लिए और 38 बच्चों ने केले नहीं लिए। 38 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने केले नहीं लिए। कितने संतरे, बिस्कुट और केले बांटे गए? तो चलो पता करते हैं कितने संतरे मिले। एक बच्चे को एक संतरा मिला, एक केला और 5 बिस्कुट। देखिए बच्चे थे 210, एक बच्चे को एक संतरा मिला, इसका मतलब 210 संतरे बांटे गए, ठीक है। यहाँ बच्चे हैं 210, एक बच्चे को 5 बिस्कुट मिले, तो कितने बांटे गए? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1050 बिस्कुट बांटे गए। अब यहाँ केले कितने बांटे गए? 210 बच्चे थे, 210 बच्चे में से 38 बच्चों ने केले लेने से मना कर दिया, तो यहाँ बांटे गए 10 में से 2, 8 गया 2 और यहाँ 0 हुआ, 10 में से 3 गया 7, 1, तो 172 बच्चों को केला मिला। तो एक बच्चे को एक केला मिला, तो 172 केले बांटे गए। तो बिस्कुट बटे 1050, संतरे बटे 210 और केले बटे 172। तो हम इसी क्रम में इसको लिख देंगे, 210 संतरे और 1050 बिस्कुट और 172 केले, ठीक है, ये बांटे गए। देखिए मंजीत और भानु ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और समय बिताने के लिए पहेलियां बुझाने लगे। मंजीत, मुझे वह संख्या बताओ जो 100 और 150 के बिल्कुल बीच में पड़ती हो। तो भानु कह रहा है 120, नहीं 130। फिर इसने कहा नहीं, यह 125 होगी। तो भानु ने कैसे अंदाजा लगाया होगा कि 125 होगी? क्योंकि 100 और 150 के बीच में कौन सी संख्या पड़ती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो चलो अंतर ज्ञात करने के लिए 150 में से हमने 100 को घटा दिया, तो अंतर हुआ 50। तो क्योंकि इन दोनों संख्याओं का अंतर, तो इनका बीच लेना, तो बीच में लेने के लिए हमें 50 के 2 हिस्से करने पड़ेंगे, यानी 2 का भाग देना पड़ेगा 50 में। तो 2 दूनी 4 और ये 1 10 हुआ, 2 पंजे 10, यानी 25 आया। कहने का मतलब या वह संख्या 100 से 25 ज्यादा होगी या 150 से 25 कम होगी, दोनों के बीच की संख्या है। तो 150 से 25 भी कम करेंगे तो 125 ही होगा, और 100 में हम 25 भी जोड़ेंगे तो 125 होगा। तो इसका मतलब हम ज्ञात कर सकते हैं कि 100 और 150 के बीच की संख्या 125 है। तो मंजीत ने कहा बिल्कुल ठीक, अब तुम पूछो। तभी और बच्चे भी उनमें शामिल हो गए, वे सभी तरह तरह की पहेलियां बुझाने लगे। देखिए एक लड़की है, उसने कहा मैंने 4-4 टॉफी करके 4 दोस्तों में बांट दी और 3 टॉफी फिर भी बच गई। कुल कितनी टॉफी मेरे पास थी? देखिए इसने 4-4 टॉफी 4 दोस्तों में बांटी, तो 4-4 टॉफी 4 दोस्तों को कितनी मिली? एक बच्चे को 4 मिली, तो 4 दोस्तों को मिल गई। इसके पास 4 × 16 टॉफी, और इसके पास 3 टॉफी बच गई, तो इसका मतलब 3 बचे हैं, तो ये हो गई 19 टॉफी। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास 19 टॉफियां थी, ठीक है। देखिए ख वाली लड़की कह रही है 3, 5 और 7 अंकों को मिलाकर तुम कितनी संख्याएं बना सकते हो? तुम 357 और 537 बना सकते हो। इसके अलावा और क्या क्या बना सकते हो? तो इसमें देखिए 3 अंकों की अगर हमें संख्या बनानी है तो किस तरह से बनाएंगे? देखिए संख्याएं हैं 3, 5, 7, 3 अलग अलग संख्याएं। तो इससे अलग अलग पहले हम इसी से बनाते हैं। तो 3 को अगर हम पहले ले लें तो 3, 5 और 7, 3 के बाद हम फिर लेंगे तो यहाँ 7 पहले करेंगे, 5 बाद में करेंगे, तो 3 सैकड़ा करके यही 2 संख्याएं बन सकती हैं। अब हम 5 को सैकड़ा में लाएंगे तो 5, 3, 7, फिर 5 से हम क्या करेंगे, 7 पहले 3 बाद, तो 5 से भी 2 ही संख्याएं बनेंगी। फिर हम 7 को पहले लेंगे तो 5, 3 + 7, 3, 5, दोबारा फिर 7, 5 और 3,
तो इतनी ही संख्याएं बनेंगी, 357, 375, 537, 573 और 735 और 753। तो ये कितनी संख्याएं बनी? 3 और 3 6 संख्याएं बनी। तो हम 6 संख्याएं बना सकते हैं। अगला गौ कह रहा है एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या में 8 जोड़ने पर दुगनी होती है तो वह संख्या क्या होगी? तो माना वह संख्या x है, x, तो x में हमने 8 जोड़ा, x धन 8, तो वह संख्या होती है दुगनी। तो दुगनी का मतलब 2x हो जाती है वह संख्या। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम, 2x हम इधर लाए तो 2x ऋण बराबर 8, पक्षांतर करेंगे तो ये 8 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे और 2x को इधर ले आएंगे। तो 2x में से x गया तो x बराबर 8, यानी कहने का मतलब यह है कि वह संख्या 8 ही है। 8 में हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 16। तो देखिए ये 8 का दुगना है 16 की नहीं है। तो इसका मतलब वह संख्या 8 ही है। इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा कि x में हमने 8 कैसे जोड़ा, बराबर धन 2x। कोई माना वह संख्या x है तो x में 8 जोड़ा तो उसका मान दुगना हुआ, यानी 2x हो गया। फिर हम 2x का पक्षांतर किया, 2x को इधर लाए तो 2x माइनस x हुआ तो बराबर 8 और x बराबर 8 हो गया था। एक घटाया 2x में से 1x गया तो x। ठीक है, देखिए घ के पास भी प्रश्न है, ऐसी संख्या सोचिए जो 2, 3 और 5 से भाग हो जाए तथा 25 और 50 के बीच में। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है? इसके लिए हम क्या करेंगे, 2, 3 और 5 का भाग देना है। उसमें मतलब 2 और 3 और 5 तीनों से भाग जाना चाहिए और वो संख्या का मान होना चाहिए 25 से ज्यादा और 50 से कम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2, 3 और 5 का पहले लॉस निकालेंगे। तो वैसे ही अभाज्य संख्या इनकी लॉस निकालने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहें तो 2 से अभाज्य संख्या से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 3 में भाग नहीं जा रहा है, 5 में भाग नहीं जा रहा है, तो 3 में 3 का ही जाएगा, 3 एकम 3 और 5 में 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5। तो ये कहने का मतलब इसका लॉस इनका तीनों का गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 के 15, 15 दूना 30, तो 30 वह संख्या है। देखिए 30 25 और 50 के बीच में भी आती है, तो 30 वह संख्या होगी जिसमें 2 का भी, 3 का भी और 5 का भी भाग चला जाता है। या इसको दूसरे तरीके से हम ऐसा भी करते हैं, अगर आपको लॉस निकालना नहीं आता है जिनको, तो हम इनके गुणज ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम पहले 5 के गुणज करेंगे, 5 के गुणज, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 का 30, 5 सत्तर 35, 5 अठा 40, कितने बहुत हैं। देखिए इस तरह से हमने 5 के गुणज और 3 के गुणज और 2 के गुणज ज्ञात किए। गुणज का मतलब पहाड़ा। तो अब कहाँ पे इनका पहाड़ा है कि जहाँ पे तीनों, ऐसी संख्या कौन से जो तीनों के पहाड़े में आ रही है, तो तीनों के पहाड़े में केवल 30 आ रहा है। देखिए 30 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया और यहाँ भी आ गया। तो इसका मतलब इन तीनों का लॉस 30 है। तो 30 वह संख्या है जो जिसमें 2 का भी, 3 का भी और 5 का भी भाग जा रहा है और यह 25 से 50 के बीच में ऑलरेडी है। अगला है, एक छोटी चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? देखिए 1 मिनट में चढ़ रही है 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये वापस फिसल रही है। देखिए 1 मिनट में चींटी चढ़ी, 3 सेंटीमीटर चढ़ी, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर वापस आ गई। तो वापस का मतलब इतना कम हो गया, तो इसका मतलब 1 ही सेंटीमीटर चढ़ी। तो सीधी सी बात है, 1 मिनट में चल रही है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर चल रही है 1 मिनट में, तो 2 सेंटीमीटर चढ़ेगी 2 ही मिनट में। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर 1 मिनट में चल रही है, तो 2 सेंटीमीटर 2 ही मिनट में चढ़ेगी। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे और ये वीडियो काफी बड़ा है, तो हम आज यहीं पे ब्रेक देते हैं। आगे वाला पोर्शन हम इसके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे, इसके बाद वाले उसको हल करने के लिए सवालों।